डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी तमाम विभिन्न विषय लेकर के आते हैं, उन पर होती है विस्तार से चर्चा और साथ ही आपके सवालों का भी इस मंच के माध्यम से समाधान मिलता है। आप हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके, अपने वीडियो मैसेज भेजकर, ईमेल करके किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज किस विषय पर हम बात करेंगे, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेलो किसान के आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है पीएम किसान फसल बीमा के माध्यम से किसानों को लाभ, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आज हम बात करेंगे। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें जो कि अगले 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो हमारा टोल फ्री नंबर है, 2 नंबर है आपके लिए, 1800-113060, दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061, टोल फ्री, यानी इस पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अपने सवाल, अपना वीडियो मैसेज, बनाया है अगर आपने अपने सवाल का, तो वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 880005200717। ये नंबर भी आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहे तो इस पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, अपना वीडियो भेज सकते हैं या फिर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ईमेल करने में ज़्यादा सुविधा महसूस करते हैं तो आप अपना सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो कि हमारे किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के समान है। इसे हम सुरक्षा की छाता कहें तो गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कई बार मौसम की मार की वजह से या फिर कई और अन्य अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाया करता था। लेकिन जब से फसल बीमा योजना आई है, किसान भी ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं और कृषि में नए नए प्रयोग करने के लिए भी वो रुझान ले रहे हैं। तो क्या है ये योजना, कैसे इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है, किस तरह के बदलाव आए हैं और आने वाले समय को लेकर हमारे किसान किस तरह की तैयारी कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। तो हमारे साथ कामना शर्मा जी हैं, अपर आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कृष्णा प्रसाद जी हैं, उप महाप्रबंधक AIC कृषि बीमा कंपनी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर टोल फ्री नंबर पर तो कॉल कर ही सकते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि ये हमारे किसानों के लिए एक सुरक्षा का कवच भी है या फिर कहे कि सुरक्षा का छाता है। बेमौसम जो गतिविधियां होती हैं उससे उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनकी फसलों को, और ये कहे कि उनको आत्मविश्वास देता है। कैसे देखें इस योजना को? मंजू जी, जब ये योजना शुरू की गई 2016 में, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी किसान प्राकृतिक आपदा को झेलते हैं, उसके कारण जो भी उनके फसलों को नुकसान होता है, तो उसके लिए उनको एक सुरक्षा कवच दिया जाए, सुरक्षा का कवर दिया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है। अब उसके आगे ये सोचा गया कि जो भी सुरक्षा कवच दिया जाए वो किसान पे बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ ना डाले। तो इसलिए पहला जो इसका उद्देश्य था कि इसको किसानों के लिए किफ़ायती बनाना, जिसके लिए सरकार ने ये निश्चित किया कि किसान को नामात्र प्रीमियम देना पड़े। इसीलिए फसल चक्र के हिसाब से और जिस तरह की फसलें किसान उगाते हैं, तो ये निर्धारित किया गया कि यदि खरीफ का किसान है तो वो केवल 2% प्रीमियम जो भी कुल बीमित राशि का होगा, और रबी में 1.5% प्रीमियम बीमित राशि का, और यदि वो किसान ऐसा है जो बागवानी से संबंधित या वाणिज्य फसल उगाता है तो उसके लिए वो 5% प्रीमियम देगा। तो ये किसान को किफ़ायती बनाने के लिए किया गया। दूसरी चीज़ इसमें यह भी जोड़ा गया कि पूरी फसल चक्र को, क्योंकि किसान
आपदा कभी भी आपदा को झेल सकता है, हो सकता है बुआई के समय हो, या जब फसल का मध्य अवधि चक्र हो, या जब वैसा समय आता है जब उसकी फसल कटाई हो रही हो और किसी कारण से उसमें जो है उपज की कमी हो। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना की संरचना की गई कि एक संपूर्ण कवर से किसान को आच्छादित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी तरीके से हम कहें कि सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को गढ़ा गया है। और किसान जो कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का बहुत प्रभाव हो रहा है, और अगर कोई सीधे तौर पर सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है तो वो है हमारा किसान। और इसी के साथ ही हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है। लेकिन जब से फसल बीमा योजना आई है तब से किसान और ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, तरह तरह की फसलें ले रहा है, और उसे पता है कि हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ हमारी बीमा है, और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कम से कम उसका साल बर्बाद नहीं जाएगा, उससे कुछ वित्तीय सहायता ज़रूर मिलेगी जो उसकी फसल की एवज में होगी। फिलहाल ये रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY को साल 2016 से पूरे देश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना अब बीमाकृत किसानों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी योजना है। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 59,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और दावों के समय पर निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्रयासों से योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। नतीजतन क्षेत्र और पंजीकृत किसानों की संख्या दोनों 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अगस्त 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो इस योजना के तहत कुल 4 करोड़ 19 लाख किसानों का नामांकन किया गया है, जो इसकी शुरुआत के बाद से अधिक है। साल 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कुल किसान आवेदनों में से क्रमशः 6.5%, 17.6% और 48% काश्तकार, सीमांत और ऋण धारक किसानों से संबंधित हैं। लाभ की बात करें तो योजना के दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किसान का प्रीमियम हिस्सा खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% है। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहां से 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है, वास्तविक प्रीमियम का शेष भाग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान के पास 35,000 रुपए की राशि और 1 हेक्टेयर भूमि का बीमा है और बीमा कंपनी द्वारा लिए जाने वाला कुल प्रीमियम 4,000 रुपए है, तो किसानों को सिर्फ 800 रुपए यानी 2% का ही भुगतान करना होगा। अगर वह बीमित भूमि पर खरीफ की फसल उगा रहा है, शेष 3200 रुपए में से 1600 रुपए केंद्र सरकार और 1600 रुपए राज्य सरकार के बीच समान रूप से साझा किए जाएंगे। दूसरा लाभ है व्यापक कवरेज। इस योजना में प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, कीट और बीमारियां शामिल हैं। स्थानीय खतरों जैसे ओलावृष्टि और भूस्खलन के कारण फसल के बाद के नुकसान को भी शामिल किया गया है। तीसरा लाभ है समय पर मुआवजा। PMFBY का उद्देश्य फसल कटाई के 2 महीने के भीतर दावों का निपटान करना है, ताकि किसानों को जल्दी मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में न फंसें। चौथा लाभ है प्रौद्योगिकी संचालित कार्यान्वयन। PMFBY सटीक दावा निपटान सुनिश्चित करते हुए फसल के नुकसान के सटीक आकलन के लिए उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन और मोबाइल ऐप जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकृत करता है। इतने सारे फायदों को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनका उद्देश्य बेहतर कार्यान्वयन, त्वरित दावों का निपटान और किसानों में जागरूकता बढ़ाना है। एक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल यानी NCIP बनाया गया है। यह ऑनलाइन किसान नामांकन, डेटा साझाकरण, निगरानी और दावा राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने में मदद करता है।
केंद्र सरकार की प्रीमियम सब्सिडी को राज्य के हिस्से से अलग कर दिया गया है। इसमें किसानों को बिना किसी देरी के केंद्र से दावों का हिस्सा प्राप्त हो सकेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की समस्याओं और शिकायतों में मदद के लिए KRPH प्लेटफॉर्म और टोल फ्री नंबर 14,447 शुरू किया गया है। किसानों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक टिकट नंबर मिलता है, जिसका समाधान एक निश्चित समय के भीतर किया जाता है। यह प्रणाली सरकार को शिकायत निवारण की निगरानी करने में भी मदद करती है। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको तमाम डिटेल्स बताई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई। आइए अब एक्सपर्ट से बात करते हैं, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपना वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। कृष्णा सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुख्य रूप से जो हमारे किसान हैं वो अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उनके मन में कई तरह की आशंकाएं ये भी रहती हैं कि कैसे जाने कि उनके क्षेत्र में किस फसल के लिए बीमा हो रहा है, जो नोटिफिकेशंस वगैरह होती हैं, इन सब तमाम डिटेल्स को वो कैसे समझें। हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो केंद्र सरकार द्वारा है और राज्य सरकार के अधीन होता है, और राज्य सरकार उसे अपनाती है। देन एक नोटिफिकेशन इशू करती है कौन सा फसल किस जिला में किस नोटिफाइड एरिया पर अधिसूचित है, और उसका डिजिटाइज रूप NCIP पोर्टल पे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड किया जाता है, जिसे संदर्भ बीमा कंपनी उसको अप्रूव करता है। तो जहाँ पे किसान अपने NCIP पोर्टल पे जा कर के वो देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन से फसल का बीमा है और किस नोटिफाइड एरिया पे अधिसूचित है, और उसका प्रीमियम दर क्या है और किसानों के द्वारा क्या प्रीमियम दे है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से वो किसान वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा किसान संदर्भ में अपने ज़िले में संबंधित कृषि बीमा ऑफिस, कृषि बीमा का कार्यालय है, वहाँ जा सकते हैं। CSC सेंटर से पता कर सकते हैं, और राज्य सरकार का कृषि का जो जिला स्तर पे कार्यालय है वहाँ से भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी के द्वारा सीजन के शुरुआत में अखबारों के माध्यम से भी सूचना दी जाती है। इसके अलावा बीमा कंपनी की तरफ से सीजन शुरू होने पे प्रत्येक जिला में एक वर्कशॉप करती है, जिसमें किसानों को ये समझाया जाता है कि इसके क्या लाभ हैं, आप कौन से फसल का बीमा करेंगे, आपके ज़िला में कौन कौन से फसल अधिसूचित हैं, आपको कितना प्रीमियम देना होगा और कौन से कवर इसमें शामिल हैं, और अगर कोई आपदाएं होती है जो ऑलरेडी इस कवर में है तो किस तरह आपको बीमा कंपनी को इंटीमेशन करना है और उसका लाभ कैसे लेना है। जी मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो किसान पहले ये होता था कि जिन किसानों के पास KCC है या ऋण लिया हुआ है तो उनका अपने आप ही हो जाता था बीमा, और कई किसानों की ये भी सवाल थे कि अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या करें। अब क्योंकि इसमें सालों के साथ साथ जो सुझाव आए उनका भी ध्यान रखा गया, इसको लेकर के भी मैं चाहूँगी दर्शकों को फिर से बता दें, हालांकि हर बार हम कार्यक्रम में ज़रूर बताते हैं। देखिए, अभी भी जब से योजना लागू हुई है तो हम किसानों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक वो जो ऋणी किसान होते हैं जो अधिसूचित फसल के लिए जिन्होंने KCC या कोई जो है एग्रीकल्चरल लोन ले रखा हो, और दूसरे वो किसान होते हैं जिनका यदि लोन नहीं है लेकिन वो खेती कर रहे हैं और बीमा चाहते हैं, तो वो खुद जाकर जो है प्रीमियम की राशि जो भी है वो उसको देकर एनरोलमेंट कर सकते हैं। पहले ऋणी किसान पे आते हैं जी। जो भी पहले तो ये देखा जाए, जो भी नामांकन है योजना के अंतर्गत वो स्वैच्छिक है, इसलिए ऋणी किसान के लिए ये पूर्णतः अभी भी ये उसके लिए सुविधा अवेलेबल है कि यदि वो इस योजना से ऑप्ट आउट नहीं करता, यदि वो बैंक के पास जाके ये नहीं लिखित में देता कि मैं इस स्कीम का फ़ायदा नहीं चाहता, तो ये मान लिया जाता है कि किसान को कवर देना है। जी। तो उन किसानों का नामांकन स्वतः ही बैंक द्वारा किया जाता है। इसमें जिन बैंक से किसान को कुछ नहीं करना, जिन बैंक से किसान ने लोन लिया है वो उस निर्धारित अवधि जो कि कट ऑफ डेट होती है उसके पहले उनका प्रीमियम काट लेते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भेजने का काम भी
जो है उन बैंक का होता है। इस तरह से किसान का नामांकन होता है और किसान को एक मैसेज जाता है इससे संबंधित, जैसे ही उसका डेटा जो है पोर्टल पे डाला जाता है। और यदि कोई किसान स्वैच्छिक रूप से ऑप्ट आउट करता है तो उसको पोर्टल पे ही ऑप्ट आउट दर्शा दिया जाता है। सो ये तो हो गया रेडी किसान के लिए। अब वो किसान हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया लेकिन इस योजना का लाभ चाहते हैं, तो उनके लिए अनेक माध्यम बने हुए हैं। वो किसान चाहें तो स्वतः भी कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू। यदि किसान को उसमें असुविधा हो, वो नहीं कर पा रहा हो, तो वो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकता है, जो कि गांव के स्तर पे ही होता है। वहाँ पे अपना प्रीमियम दे दे और अपने कुछ निर्धारित दस्तावेज हैं गैरणी किसान के लिए, जिसको वो उनको दे देता है। वो स्कैन करके अपलोड करके उसको जो है एक पर्ची दी जाती है किसान को उसके कि उसका नामांकन कर दिया गया है। इसके अलावा किसान यदि चाहे तो बैंक में गैरणी किसान भी जा सकता है नामांकन के लिए। और इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से एक अनूठी पहल हुई 3 साल पहले, जिसमें हमने एक ऐप बनाया जिसको हम एड ऐप कहते हैं, ऐप फॉर इंटरमीडिएट एनरोलमेंट। सहायक, एड का मतलब सहायक होता है। तो एड ऐप का जो सबसे आप भी कह लें कि जो सबसे अनूठा परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं वो गांव-गांव जाते हैं, घर-घर भी जाते हैं। और यदि किसान अपना नामांकन चाहता है तो वो सीधे एड ऐप के माध्यम से कर सकता है। ये पूर्णतः गैर कागजी एनरोलमेंट है। कोई इसमें कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता। किसान अपने दस्तावेज दिखाता है, उसको ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाता है और एक पेमेंट गेटवे लगा हुआ, उसके माध्यम से इसमें प्रीमियम लिया जाता है और किसान को ई रिसीट ही उसमें दी जाती है। जी, तो इन माध्यम से गैर ऋणी किसान भी जो है अपना बीमा करा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि कैसे वो किसान जिन्होंने पहले से किसी भी तरह का ऋण लिया हो, यानी कृषि ऋण है, मान लीजिए उनके पास KCC है, तो उनका तो अपने आप ही बीमा हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ किसानों की तरफ से आपत्ति भी थी कि अगर वो नहीं कराना चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से वो किसान जिनके पास ऋण नहीं है और अपने आप से उनका बीमा नहीं हुआ, उनके पास भी सुविधा है कि वो भी बीमा करा सकते हैं। और किस तरीके से हो सकता है ये भी अभी हमने जाना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अगर आपने फसल बीमा कराया है तो उसका लाभ किस तरीके से मिलता है। क्या किसानों के स्तर पर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत आवश्यक है ताकि पूरा लाभ योजना का मिल सके। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, अपने सवाल व्हाट्सएप करें। छोटा सा ब्रेक। हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। और अगर आप अभी अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे ये हमारे किसानों के लिए सुविधाजनक है और हमारे किसान किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। आप हमें चाहे तो अपने वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। और इस बीच एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपना वीडियो सवाल भेजा है। महेंद्र चौधरी इनका नाम है। आइए सबसे पहले ये हम सवाल सुन लेते हैं। मैं महेंद्र चौधरी, गांव चौकड़े की बावड़ी, जिला बूंदी का रहने वाला हूं। मुझे फसलों का बीमा करवाना है, तो उससे संबंधित कैसे क्या प्रक्रिया है, कहाँ मुझे संपर्क करना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। डॉक्टर कृष्णा।
हाँ, जैसा अभी मैडम ने बताया, जी, जी। अगर आप महेंद्र जी, अगर आप किसी बैंक से लोन लिए हैं और अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो आप ऋणी किसान की श्रेणी में आएंगे और अपने बैंक में जाकर बताएं जब सीज़न की शुरुआत में कि मैंने ये फसल बोई है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड में पहले किसी अन्य फसल का है तो आप उस फसल को चेंज कराएं और जो फसल बोई है या बोने वाले हैं उनको लिखित में दें और उसका बीमा कराएं। अगर आप गैर ऋणी किसान हैं तो अपना सबसे निकटतम जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाएं या बीमा कंपनी का कोई से संपर्क करें और उनके जो एजेंट है वो आपके घर आएंगे, उनके द्वारा बीमा करा सकते हैं। या सबसे आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल पे क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करिए और अपने घर बैठे अपने फसल का बीमा कराइए। कुछ जो संबंधित दस्तावेज है एज ए गैर ऋणी किसान उसका स्कैन करके अपलोड करिए, जिसमें से एक मुख्य है जिस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं उसका स्वामित्व की कॉपी, लैंड ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके अलावा कौन सा फसल बोई है या बोने जाने का इरादा रखते हैं उसका एक स्वघोषित घोषणा पत्र अपलोड करिए। आधार नंबर बहुत ज़रूरी है। जब आप NCIFT पोर्टल पर जाएंगे तो आधार नंबर मांगेगा, तो आधार नंबर भी होना चाहिए और साथ में एक एक्टिव बैंक खाता होना चाहिए जिसके थ्रू आप पैसा पेमेंट करेंगे और आपका अगर कोई दावा बनता है तो उसी अकाउंट में आएगा। जी, एक और हमारे दर्शक हैं अभय कुमार, जिन्होंने फतेहपुर से ऐसे ही वीडियो सवाल भेजा है। आइए जल्दी सुन लेते हैं उनका भी सवाल। मेरा नाम अभय कुमार है। हम ग्राम पंचायत फतेहपुर राजपुर के मूल निवासी हैं। हमें फसल बीमा के बारे में जानना है। फसल बीमा क्या होता है, कहाँ से अप्लाई होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। हमें कभी भी आज तक फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। कृपया करके हमें फसल बीमा दिलाने का कृपा करें। जी मैम। मैं यहाँ इनको ये बताना चाहूँगी कि इस योजना में भारत सरकार ने ये भी सुनिश्चित कर रखा है और प्रयासरत भी रहती है हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक किया जाए कि फसल बीमा क्या होता है, कब होता है, उसको कैसे लिया जाए, जो कि यही बेसिक सवाल होते हैं किसी भी किसान के। तो इसके लिए जब भी दोनों मौसम में जब भी नामांकन शुरू होना होता है, हम ये मानते हैं कि खरीफ का जो भी कट ऑफ डेट होता है नामांकन का वो ज़्यादातर राज्यों में 31 जुलाई होता है। हल्का फुल्का आगे पीछे तिथियां हो सकती हैं। जी जी। और खरीफ का और रबी का जो होता है वो 31 दिसंबर है 90% राज्यों और फसलों के लिए। तो नामांकन की प्रक्रिया लगभग जून से शुरू हो जाती है यदि राज्य सरकार ने अधिसूचित कर लिया। जी। और रबी में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी अधिसूचना के बाद तुरंत शुरू हो जाती है। लगभग माना जाए कि जुलाई और दिसंबर में सबसे ज़्यादा नामांकन होते हैं। तो किसानों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो है एक पीक पीरियड है जब वो आके नामांकन करा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हर फसली मौसम के पहले यदि वो खरीफ है तो जो भी पहला सप्ताह होता है जुलाई का, और यदि रबी का नामांकन होना है तो पहला सप्ताह होता है दिसंबर का, जिसमें फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाता है गांव के स्तर पे। ये एक बड़ा आयोजन होता है जिसमें हम राज्य सरकारों को पूरा SOP देते हैं कि इसमें क्या क्या कराना है। इसमें जो है कंपनियों से को निर्देशित किया जाता है कि वो गांव के स्तरों पे कैंप लगाएं और इसमें जो भी पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं और यदि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं MP MLA और मंत्री गण तक यदि उनको वो बुलाते हैं और इसमें कोई उनको शामिल करते हैं किसानों से संवाद करने के लिए, तो ऐसे SOP भारत सरकार दे चुकी है और हर बार उनको हर फसल बीमा सप्ताह के पहले सर्कुलेट भी किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार कई सालों से फसल बीमा पाठशाला का भी आयोजन करती है। ये पाठशालाएं जो है गांव के स्तर पे होती हैं। इसमें कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं जिनको जो पहले से ट्रेंड होते हैं, जिनको प्रशिक्षित किया जाता है और वो वहाँ पे किसानों को बताते हैं कैंप लगा के। ये फसल बीमा सप्ताह के समय भी पाठशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार के 2 अन्य कैंपेन होते हैं जिसको हम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कहते हैं, जब किसानों को पॉलिसी वितरण किया जाता है खरीफ और रबी का,
लगभग 1 महीने तक वो कैंपेन चलता है। तो उस अभियान में भी फसल बीमा पाठशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यदि कभी कोई भी ग्राम स्तरीय आयोजन होता है इस योजना से संबंधित या कृषि से संबंधित, तो भारत सरकार का प्रयास ये रहता है कि वो सारी कंपनी को निर्देशित करती है कि ये पाठशालाओं का आयोजन किया जाए। तो जो हमारे किसान भाई हैं जो इस संबंध में सूचना चाहते हैं, वो जो है इन पाठशालाओं को ज़रूर जो है उसमें सम्मिलित हों। और इन्होंने फतेहपुर की बात कही तो मैंने इसको नोट कर लिया है। और जो भी संबंधित कंपनी है, जब अब खरीफ का नामांकन होगा और उसके पहले जब रबी का पॉलिसी वितरण अभियान होगा, तो मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि फतेहपुर में जो भी हैं उस तहसील या गाँव में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जाए और किसानों को उसके बारे में बताया जाए। जी जी, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और यही देखिए मकसद भी होता है कि इस तरह का हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे सीधा किसानों से बात हो सके और ज़मीनी स्तर पर कहाँ क्या समस्या है उसे हम जान सके। और जब हमारे ऐसे प्रतिनिधि होते हैं तो वो तुरंत उस पर एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैम ने भी बताया। अब आइए बात करते हैं एक और दर्शक की जिन्होंने हमें वीडियो मैसेज भेजा है, उनका भी हम मैसेज सुन लेते हैं। और चलिए, अभी शायद हम तक मैसेज नहीं पहुंच पाया है, जल्दी हम बात करेंगे और वो वीडियो मैसेज भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस किस तरह के रिस्क इसमें कवर होते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहला जो रिस्क है, व्यापक स्तर पे ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से जो नॉन प्रिवेंटेबल है, जिसका हम बचाव सामान्य तौर पर नहीं कर सकते, जैसे बारिश, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या लैंडस्लाइड्स होना, ओला पड़ना इत्यादि, साइक्लोन रेन से। ये जो है व्यापक स्तर पर होता है, जिसका नुकसान होता है फसल कटाई उपरांत जो यील्ड आता है उसके बेस पे दिया जाता है। उसके अलावा भी अन्य हैं, जैसे राज्य सरकार द्वारा या ऑप्शनल अधिसूचित किए जाते हैं। ज़्यादातर राज्य सरकार इसको अधिसूचित करते हैं। उसमें पहला एक है प्रिवेंटिंग सोइंग फेल्योर और जर्मिनेशन फेल्योर। अगर प्रतिकूल सीजन के शुरुआत में अब प्रतिकूल स्थिति है या किसान सो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्रॉप लगा नहीं पा रहा है, तो जिला लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, वो अधिसूचित करती है कि इस अधिसूचित क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति के कारण फसल का सोइंग नहीं हुआ। उस कंडीशंस में जिसका बीमा हुआ है या उस तारीख तक जब अधिसूचित होने तक जो है, अगर उस किसान का प्रीमियम डेबिट कर दिया गया है बैंक से, तो उसको टोटल बीमित राशि का 25% एज ए दावा मुआवजा के रूप में दिया जाता है और वहाँ पे उसका बीमा सीज हो जाता है। उसके अलावा कुछ मध्य अवस्था में अगर प्रतिकूल स्थिति होते हैं, या तो सीजन क्रॉप शुरुआत में फसल लगा लिया है किसान और कुछ दिन के बाद बारिश नहीं हुई, ज़्यादा लंबा सूखा पड़ गया और बाढ़ से पूरी तरह से हो गया है, तो अगर ये माना जाता है कि जो नॉर्मल उपज होना है उस उपज से 50% से कम होता है, उस कंडीशन में, उस स्थिति में वो जो जिला लेवल पे की कमेटी है वो सर्वे करती है, जिसमें बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, किसान का प्रतिनिधि और जिला स्तर पे कृषि अधिकारी होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्रतिशत लॉस हुआ, उसके आधार पे उनको दावा दिया जाता है और इस कंडीशन में उनका दावा बीमा आगे के लिए भी लागू रहता है। उसके अलावा कुछ स्थानीय आपदाएं हैं, जैसे ओला वृष्टि हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, भूस्खलन, इस तरह के केसेज में या नेचुरल फायर जो प्राकृतिक रूप से आग लगता है या इनंडेशन जल जमा हुआ जो स्थानीय रूप से होता है, पूरा नोटिफाइड एरिया जो अधिसूचित एरिया अफेक्टेड नहीं होता है, वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से सर्वे करके किसानों को दावा दिया जाता है। इस कंडीशन में किसान को 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है और फिर उसके बाद बीमा कंपनी अपना सर्वेयर भेजता है और उसके आधार पे जो लॉस परसेंटेज होता है उसको लॉस दिया जाता है। उसके अलावा एक और कंडीशन है, जो अगर फसल कटाई के उपरांत वैसे फसल के लिए जिनको 2 हफ्ते 14 दिन के लिए कट एंड स्प्रेड छितराव करके रखा जाता है फील्ड में, ताकि वो कुछ सूख सकें, या छोटी बंडल में बना करके, उस कंडीशंस में भी अगर ओलावृष्टि, साइक्लोन
या साइक्लोनिक रेन या अनसीजनल रेनफॉल से अगर फसल नष्ट होती है तो भी उनको व्यक्तिगत रूप से सर्वे करके दिया जाता है। इस कंडीशंस में भी किसान को 72 घंटे के अंदर किसी बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है। जी जी, राकेश एक दर्शक हैं जिन्होंने शिमला से हमें कॉल किया है, आइए जल्दी से उनका सवाल लेते हैं। राकेश जी बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। मेरा एक दो सवाल है। पहला ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में हम फसल बीमा और दूसरा मेरा ये सवाल है सेब की बागवानी पर फसल बीमा में नहीं, पहला सवाल तो आपका समझ आया, दूसरा सवाल तो समझ आया, सेब के बारे में आप जानना चाहते हैं ना, यही है ना आपका दूसरा सवाल? जी 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 जी। और पहला क्या था? पहला था ये कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश में हम फसल कैसे ले सकते हैं और किस तरह से लेना चाहिए, और दूसरा था मेरा और बागवानी क्षेत्र में हम फसल बीमा कर सकते हैं कैसे करते हैं। नहीं समझ आ रहा है। देखिए राकेश जी, आपका पहला सवाल नहीं समझ आ रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में आप कुछ जानना चाह रहे हैं, आप थोड़े से आपके हाँ हिमाचल प्रदेश। हाँ, पहला सवाल है, फिर से दोहरा दें, नहीं समझ पा रहे हम। पहला सवाल मेरा ये है कि बागवानी क्षेत्र में फसल बीमा कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते। अच्छा, बागवानी क्षेत्र में, ठीक है ठीक है। आपके दोनों सवाल लगभग आपस में लिंक्ड हैं। चलिए इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद राकेश जी जो कि हमारे साथ शिमला से थे, उनका भी हम जवाब लेंगे, उनके सवाल का जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। देखते रहें आप हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हेलो किसान से जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और ब्रेक से पहले हमारे एक दर्शक थे जिन्होंने शिमला से हमें ये कॉल किया था, जो जानना चाहते थे बागवानी फसलों के बारे में, सेब के बारे में भी उन्होंने जानना चाहा। तो मैम आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जो इनके सवाल थे कि बागवानी फसलों के लिए क्या प्रावधान है, और स्पेशली वो सेब के बारे में, क्योंकि हिमाचल से हैं तो वहाँ सेब के किसान बहुत हैं। जी, तो इस संबंध में मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारी फसल बीमा की स्कीम्स हैं उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और साथ ही एक फसल बीमा की स्कीम और चलती है, इसको हम कहते हैं मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो ज़्यादातर जो फल होते हैं वो ज़्यादातर इस मौसम आधारित योजना में अधिसूचित किए जाते हैं। हालांकि ये राज्य सरकार का निर्णय होता है कि वो किस स्कीम में किस फसल को अधिसूचित करना चाहती है, बट ज़्यादातर जो हॉर्टिकल्चर या फल होते हैं वो मौसम आधारित योजना में होते हैं। और हिमाचल प्रदेश शुरू से इस स्कीम को, योजना को लागू करता आ रहा है, और वहाँ पे मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी अधिसूचित रहती है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो सेब भी एक अनुसूचित फसल है। आई थिंक कृष्णा जी आप बेहतर बता पाएंगे, आईसी ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो राज्य सरकार, और वैसे भी राज्य सरकार चाहे तो ये उसके डिस्क्रिप्शन पे है कि किसी भी फल को वो अधिसूचित कर सकती है। जी सर। ऑलरेडी जैसा मैं बताऊं, मौसम आधारित फसल बीमा के लिए सेब अधिसूचित फसल है, और खास करके उत्तराखंड और हिमाचल में हम उसका बीमा भी कर रहे हैं। आप किसान भाई से ये निवेदन है कि सीजन का शुरुआत होते ही आप निकटतम जो बीमा कंपनी का वहाँ कार्यालय है या फिर राज्य सरकार से संपर्क करें, या NCIP पोर्टल पे जाएं और वहाँ पे मौसम आधारित फसल बीमा योजना के पोर्टल खंड में जाकर के चेक करें, आपके ज़िले में वो फसल अधिसूचित हो गई। क्योंकि ज़्यादातर के ज़िले जो हैं हिमाचल के, जहाँ सेब की खेती होती है प्रचुर मात्रा में, वो ऑलरेडी वहाँ पे हम बीमा कर रहे हैं, और उनका प्रीमियम रेट और कौन सा रिस्क कवर है,
वो सारा चीज़ वहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं जोगिंदर, जिन्होंने हरियाणा से हमें ये वीडियो मैसेज भेजा है और रोहतक से सवाल भेजा है वीडियो बना करके। आइए जोगिंदर जी का हम जल्दी से सवाल सुन लेते हैं। मैं जोगिंदर, मेरे पिताजी का नाम चंद, गांव बुनियानी से, हल्का करानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा से हूँ। मैं किसान हूँ। प्रधानमंत्री जो ये बीमा क्लेम है या बीमा कंपनी है या बीमा जो प्रधानमंत्री ने स्कीम जो चलाई थी, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। इस स्कीम से किसानों को बहुत फायदे हुए हैं। मैंने भी फायदा लिया इस स्कीम से, मेरे को भी बीमा मिला है, मेरे आस पड़ोस के किसानों को मिला, मेरे गांव में भी काफ़ी बीमा मिला है कई बार। अच्छा स्कीम है, स्कीम के लिए फायदे भी काफ़ी हैं इस स्कीम के। अगर ये स्कीम चलती रहे तो किसान को काफ़ी फायदा होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती आ जाती है। कभी किसान की तरफ से आती है तो कभी बैंक की तरफ से आती है। इन कमियों, इस किसान की कमी को या बैंक की कमी को जल्दी से इसको निपटाया जाए। कई महीने इस बात के ऊपर खड़ा रहे ना, तो ये अच्छा नहीं है। मैं कंपनी से या भारत सरकार से भी कहूँगा कि जो गलती करता है उसको जल्दी निपटाए और बीमा क्लेम होने से पहले ही निपट जाए तो अच्छी बात है, ताकि सभी को, किसानों को बीमा मिल जाए। जी मैम, इसमें मैं भी आना चाहती थी कि कई बार किसानों की तरफ से ये शिकायत भी आती है कि अगर कोई त्रुटि होती है, कोई समस्या होती है तो उसका निदान होने में, समाधान होने में ही बहुत समय लग जाता है। तो ये एक तो आमतौर पर किस तरह की समस्याएं, गलतियां रहती, जैसे कि हमारे किसान ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि दोनों तरफ से कई बार समस्या हो जाती है। जी मैम, इस संबंध में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस योजना की प्रचलन मार्ग निर्देशिका है, इसको हम ऑपरेशनल गाइडलाइंस कहते हैं, उसमें हम निरंतर उन प्रावधानों को डालते रहते हैं जिससे कि स्कीम एक सुचारू रूप से चल सके और किसानों के हित में उसके सारे प्रावधान रहें। कैसे किसी भी चाहे वो कोई प्रतिवाद आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, उसका सेटलमेंट के लिए एक प्रॉपर प्रोविजनिंग हो और जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर रखें। तो इन गाइडलाइंस में जितने भी हितधारक हैं इसमें, चाहे वो बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार, सबके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं, उनको बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि किसी के स्तर पे कोई गलती होती है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी योजना है जिसमें समय एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समय से नामांकन है, समय से सारी प्रक्रिया है, यदि चाहे वो सर्वे का समय हो, चाहे वो उपज आंकड़े देने का समय हो, चाहे वो सब्सिडी देने का समय हो, चाहे वो कंपनियों द्वारा क्लेम देने का समय हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समय अनुसार सब अपने दायित्वों को सही से करें। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यदि कोई नहीं करता तो उसके लिए क्या पीनल प्रोविजंस होंगे, ये भी उसमें जो है निर्धारित किए गए हैं। इसलिए यदि हमारी कोशिश ये रहती है, जहाँ पे देखिए कोई माइनर गलतियाँ हों, उस हम कोशिश करते हैं कि उसको जो है उसके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन दिया जा सके, जिससे कि किसान को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिले। लेकिन कहीं भी यदि ऐसा कोई प्रावधान है जहाँ पे एक मेजर गलती है जो कि जिसका बड़ा इम्प्लिकेशन आ रहा है, तो गाइडलाइंस के अनुरूप ही उस समस्या का निदान किया जाता है जी। और इसलिए हमने राज्य में भी और जिले स्तर पे और राज्य स्तर पे भी इसके लिए कमेटी भी बनी हुई है, ग्रीवांस कमेटी भी बनी है और डिस्प्यूट कमेटी भी बनी है, जिससे जल्द से जल्द उसका निस्तारण कर दिया जाए और किसानों को इसका लाभ मिले। जी, बलदेव जी एक दर्शक हैं जिन्होंने हरियाणा के रोहतक से ही हमें एक और वीडियो सवाल भेजा है। आइए जल्दी सुन लेते हैं जी। सुनते हैं बलदेव जी का ये सवाल। हाँ जी, मेरा नाम बलराम है जी, ये पिता नाम बनवारी लाल है जी, गांव बनियानी से, जिला रोहतक से, ये तहसील कलानौर से है जी। इसमें हमारे को जो अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम चलाई है, जैसे चल रही है, उससे काफ़ी फायदा हो रहा है। पर बाकी कई बार थोड़ा सूखा भी आ जाता है, सूखा पड़ जाता है या फड़ आ जाती है, उसमें नुकसान हो जाता है।
वो बीमा हमारे लिए जल्द मिलना चाहिए, जल्दी, थोड़ा देरी से काम होता थोड़ा और जल्दी करवा दो, जैसे कि हम अगली फसल पे अपना पैसे का मतलब यूज कर सके थे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा इन्होंने बताया कि सूखा से अगर फसल नष्ट होता है या क्लेम की उन्होंने बात की है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सूखा ऑलरेडी कवर है और सूखा 2 अवस्था में कवर है। अगर व्यापक रूप से हुआ है तो हम CCU रूप में देते हैं, और अगर सीजन के मध्य में होता है तो मध्यावस्था में हम उसके योजना अनुसार कुछ पैसे दावा के रूप में मिलते हैं, और बाद में CCU के रूप में जो बैलेंस अमाउंट आता है वो उनको दिया जाता है। तो जो हमारे किसान भाई थे उनका जो क्वेश्चन था कि सूखा का हो और क्लेम जल्द हो, तो जल्दी अवस्था में अगर मिड सीजन में अगर सूखा होता है लंबे में, और अगर जिला प्रशासन या जिला किसी अधिकारी द्वारा जो कमेटी है जिला स्तर पे वो अधिसूचित किया जाता है, तो बीमा कंपनी के द्वारा वो मिड सीजन एडवर्सिटी के रूप में वहाँ दावा की राशि दी जाती है। और उसके अलावा ये दावा की राशि 21 दिन के नोटिफिकेशन होने के 21 दिन के अंदर दी जाती है। उसके अलावा CC बेस्ड में भी जो जैसे ही राज्य सरकार से आंकड़े आते हैं, आंकड़े आने के 21 दिन के अंदर बीमा कंपनी को दावा का देय करना होता है, और उसी हिसाब से दावा देते हैं। और अगर सब्जेक्ट टू की सब्सिडी रिसीव हो। जी 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 सर, बिल्कुल। चलिए, अब एक हमारे पास सवाल आया है जो व्हाट्सएप पे किसी ने हमें भेजा है, और ये है मध्य प्रदेश से भंवर सिंह राजपूत, उज्जैन से दर्शक हैं, और इनका कहना है कि इन्होंने फसल बीमा जो करवाई थी 2025 के बारे में बता रहे हैं, तब इनकी सोयाबीन ख़राब हो गई और उन्हें उसकी कोई राशि नहीं मिली। इनका PM किसान सम्मान निधि का पेमेंट भी रुक गया है, और उनका ये भी कहना है कि इनके परिवार की ID अलग है, मेरी ज़मीन उसमें नहीं लगी है, और उन्होंने 181 पर शिकायत भी की लेकिन कोई हल नहीं मिला। ये तो इनका PM किसान से जुड़ा जी, लेकिन ये उसमें फसल बीमा सोयाबीन की बात तो करेंगे। फसल बीमा में यदि जैसे खरीफ 25 की बात कर रहे हैं, खरीफ 25 की फसल कटाई हो चुकी है, और अब जो राज्य सरकारों के उपज आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, यदि उस उपज आंकड़े में कमी पाई जाती है तो उस हिसाब से क्षतिपूर्ति होगी। जी, अब से मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हमने आंकलन की बात की कि किस क्षेत्र में कैसा नुकसान हुआ, कितना हुआ, उसी के अनुसार ही किसानों को भुगतान होता है। इसके लिए तकनीक में किस तरह के हमने बदलाव देखे, कैसे पहले से अब धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 खरीफ से शुरू हुई थी, और आज इस स्थिति में काफ़ी इसमें ज़्यादा नवीन तकनीक उपयोग किए गए हैं, जिससे किसानों को जल्द से जल्द फ़ायदा मिले, दावा राशि हो। इसके लिए आप अगर स्कीम की शुरुआत से देखें तो राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा ये किया गया कि NCIP पोर्टल को डिजिटाइज किया गया। लैंड रिकॉर्ड जो डिजिटाइज है उसको NCIP पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया गया, ताकि वहाँ पर से लैंड का ऑटोमेटिक जो खसरा नंबर वगैरह आ जाए। जी जी। उसके अलावा CSE और बैंक के द्वारा NCIP पोर्टल के थ्रू, डायरेक्ट चैनल के थ्रू बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि भेजा जाती है। उसके अलावा जब फसल क्षति का आकलन होता है तो CC के लिए भारत सरकार का एक ऐप है, CC एग्री ऐप। उसमें ही उस ऐप को उपयोग करते हुए फसल कटाई प्रयोग किया जाता है, और वो फील्ड पे ही उस आंकड़े को सबमिट कर दिया जाता है, और वहाँ पे आंकड़े सबमिट होने के बाद राज्य सरकार उसको अप्रूव करती है। उसके बाद किसान बीमा कंपनी उसको अप्रूव एक्सेप्ट करती है, और देन उसी दिन से 21 दिन के अंदर में अगर कोई दावा बनता है तो किसान को दावा दे होता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको लार्ज स्केल पे ओला पड़ गया या लार्ज स्केल पे सूखा हुआ है, तो उसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्षति आकलन के लिए बीमा कंपनी ड्रोन का भी सहायता ले रही है, रिमोट सेंसिंग का भी सहायता ले रही है। ये सारी चीज़ें हम नई तकनीक में कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हो। उसके अलावा एक भारत सरकार की योजना है यशटेक, इसके थ्रू डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसके थ्रू अगर क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट किसी कारण से नहीं हुआ है तो वहाँ पे यशटेक मॉडल को यूज करते हुए वहाँ उस नोटिफाइड एरिया का, उस फसल का डाटा, उपज आंकड़े एक प्रॉक्सी के रूप में लेते हैं, और उसको फिर उसके आधार पर दावे की क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा नई तकनीक में इन्होंने भारत सरकार ने यह है कि अगर कोई किसानों को आपको शिकायतें हैं
तो एक कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन जिसका जो आपने आप बताया बेबी 14,447 है, उस पे किसान संपर्क करें, उस पे अपना कंप्लेंट डालें और वहाँ पे उनका ट्रैक एक नंबर दिया जाएगा और उनको 21 दिन के अंदर 15 से 21 दिन के अंदर पे वो आप उसको सॉल्यूशन दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। जी जी, चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स, आपके व्हाट्सएप सवाल, आपका ईमेल या फिर आपके वीडियो मैसेज लेने का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनका हम जल्दी से सवाल लेते हैं, फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। कन्हैयालाल प्रजापति जी हैं। मैं पालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि प्राकृतिक आपदा होने के कारण जैसे कि फसल कभी चौपट हो जाए, कोई ओलावृष्टि हो जाए, तो कभी सरकार इसमें राहत दे सकती है क्या? प्राकृतिक आपदा पर ओलावृष्टि वगैरह, बाढ़ वगैरह। जी सर। जैसा मैंने पहले भी बताया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने वाले फसलों में किसानों को वित्तीय क्षतिपूर्ति प्राप्त देती है। इसमें अगर जैसे उन्होंने बोला कि ओलावृष्टि या बाढ़ आया या सूखा हुआ या साइक्लोन से हुआ या बहुत ज़्यादा डिजीज या पेस्ट का अटैक हो गया या लैंडस्लाइड्स हो गया, ये सारे कवर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये सारे रिस्क कवर हैं और इनके अनुसार से जो क्षति होता है योजना अनुसार क्षति होता है। कुछ इसमें जो रिस्क हैं जिससे फसल स्थानीय रूप से लॉस होते हैं जैसे ओलावृष्टि, लैंडस्लाइड्स इत्यादि, तो उनका हम बीमा कंपनी के द्वारा योजना के अनुसार व्यक्तिगत रूप से क्षति आकलन किया जाता है। कुछ आपदाएं ऐसे जैसे बाढ़ आ गई जो पूरे एरिया में हो गया या सूखा पूरे एरिया में हो गया है, तो उसके लिए क्रॉप कटिंग के आधार पे दावा का राशि दिया जाता है। तो मैं किसान भाई को ये कहूँगा कि आप फसल बीमा जब भी हो उसका फसल बीमा कराएं और फसल बीमा का लाभ उठाएं। सारे आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जो मनुष्य के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती है, वो सारे कवर हैं। और एक हमारे पास और आया है वीडियो सवाल, जवाहर सिंह हैं जो कि हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से हैं, उत्तर प्रदेश। जी चलिए वीडियो देख लेते हैं उनका। मेरा नाम जवाहर सिंह, पिताजी का नाम राम सिंह, गांव सिरसा मासीपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील जेवर से बोल रहा हूँ। और जो फसल का बीमा चल रहा है इनकी सुविधा खूब बढ़िया मिल रही है। और थोड़ा ये सब्जी की खेती हमारे यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। जी किसी फसल का नाम लिया उन्होंने शायद ये है, इन्होंने कहा कि
इसकी खेती ज़्यादा होती है तो वो साफ सुनाई नहीं दे पाया। लेकिन मैम जैसे कि नुकसान की बात कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा भी है कि वो फसलें जो कि ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनमें अगर कुछ आंकड़े ऐसे इशारा करें कि इनमें ज़्यादा नुकसान होता ही है आमतौर पर, तो उनको लेकर कुछ प्रावधान है क्या? देखिए इसमें सबसे ज़रूरी है कि चूँकि ये जो भी स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्रियान्वयन होता है, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। जी जी। राज्य सरकारें इसमें चयनित करती हैं कि कौन सी फसल जो है इस योजना के तहत अधिसूचित की जाए। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो फसल जिसमें किसानों को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, या यदि किसान ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ कोई भी फसल जो भी उगाई जाती है उसमें नुकसान की संभावना चाहे बाढ़ से हो चाहे कीट से हो, संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अधिसूचित किया जाना ज़रूरी होता है। चूँकि अधिसूचित फसल पर ही बीमा होता है, इसलिए राज्य सरकारों से हम निरंतर यही अनुरोध करते आए हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को कवर करें। उत्तर प्रदेश में काफ़ी फसलें कवर हैं। इन्होंने जिस फसल का नाम क्लियर नहीं सुनाई पड़ा मुझे, लेकिन यदि इनको इस संबंध में जानना है तो जो हमारा टोल फ्री नंबर है, जिसको हम वैसे तो शिकायत निवारण के लिए है, लेकिन वह सुझाव या यदि किसान का कोई सवाल है स्कीम के बारे में, तो उसके लिए भी वो 14447 पर कॉल कर सकता है, उसको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त यदि किसान के पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, आज की तारीख में हमारे किसान बहुत स्मार्ट भी हैं, तो चैटबॉट नंबर भी है हमारा, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी है। उस चैटबॉट नंबर पे भी यदि वो टाइप नहीं कर सकते तो उसमें वॉइस टेक्सटिंग भी है, आप बोलकर अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपको पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। जी जी मैम, आप इसको जानिए। और जो भी फसल में जहाँ भी आपको समस्या आ रही है, तो यदि वह सूचित है तो बीमा ज़रूर कराएं। तो जो नंबर बताया 14474 14447 14447 तो ये नंबर है जिस पर आप कॉल करके इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो प्राप्त कर सकते हैं। अपने कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो कृष्णा सर अंत में मैं चाहूँगी कुछ हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को कुछ और जानकारी आप देना चाहेंगे, उन्हें कुछ सुझाव, कुछ सावधानियाँ? मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि सीजन के शुरुआत में वैसे ऋणी किसान जो अपना बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक में जाएं और ऑप्ट आउट भरें। ये ध्यान रखें कि अगर ऑप्ट आउट है उसी सीजन के लिए वैलिड है। खरीफ में कराए हैं तो अगर रबी में नहीं करते हैं तो आपको रबी में अगर नहीं कराना है तो आकर जरूर कराएं और फिर देना होगा, नहीं तो रबी में बैंक कर देंगे। लेकिन मेरे किसानों से ये है कि अगर आपके यहाँ अगर फसल अधिसूचित है तो उसका बीमा जरूर कराएं, क्योंकि घटना कब घटेगी, बीमा का उद्देश्य है कि जब कुछ घटना घटती है, रिस्क होती है, तो उसका दिया जाएगा। तो ये सोच करके कि हमारे फसल खराब नहीं होगा, ऐसा ना माने। आपको बहुत कम प्रीमियम पे बहुत ज़्यादा मुनाफा और बहुत ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है, तो आप बीमा कराएं। उसके अलावा कभी कभी ये होता है कि बैंक में उनका किसान क्रेडिट कार्ड की तरह कुछ और फसल के लिए लोन रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में फसल कुछ और बोते हैं। तो उस कंडीशंस में आप बैंक में जाएं और अपने के बैंक वाले को बोलें, बैंक अधिकारी को, कि सर हमने इस बार ये फसल लगाए हैं, मेरा इस फसल का बीमा करें। उसके अलावा आप हमेशा जब भी कोई आपका जो रिस्क कवर है उसके लिए एक जो अभी मैडम ने बताया, कामना मैडम ने, कि 14447 14,447 उस पर आप शिकायत करें। वहाँ पे आपकी ट्रैकिंग होगी और वहाँ पे आप पूरे एप्लीकेशंस का भी ट्रैकिंग देख सकेंगे, क्लेम का किस स्टेज पे है वो देख सकेंगे, और इन सारी चीज़ों का वहाँ पे होगा। नॉन लोनी किसान टाइम पे अपने बीमा का कराएं, सारा दस्तावेज सही रखें और खास करके अपने बैंक अकाउंट को सही से दें, ताकि जब दावा की राशि आए तो आप उसको जल्द से जल्द आप उसको दावा आपको प्राप्त हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी आपका और कामना जी आपका भी, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबंधित हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी आशा है कि किसानों के मन में जो कुछ सवाल थे वो ज़रूर दूर हो गए होंगे। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नज़र। अगले अंक का हमारा विषय है किसान क्रेडिट कार्ड।
यानी संस्थागत ऋण किसानों के सशक्तिकरण का साधन। इस पर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। और चलते चलते आपको बता दें कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें एडवांस में बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, हमारा ईमेल आईडी भी है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। टोल फ्री नंबर नोट कर लें, बहुत सारे किसानों को हमारे याद भी है, 1800-113060 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच कॉल करें, अपना सवाल इस पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी इसी कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। और चलते चलते एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हमने आपकी सुविधा के लिए और कार्यक्रम को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए ये सुविधा शुरू की है, यानी आप अपना वीडियो मैसेज भी बनाकर भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर 8800520717। अपना प्रश्न वीडियो बनाकर हमें ज़रूर भेजें। जब भी आप वीडियो भेजें तो इस बात का ख्याल रखिए कि ऐसी जगह से वीडियो बनाएं जहां पर भरपूर लाइट हो। अपनी बातों को कम शब्दों में कहने का प्रयास करें, आपका ऑडियो क्लियर हो, इस बात का भी ध्यान रखें। हमें पूरी आशा है कि हमारे किसान बढ़ चढ़ कर हमें अपनी वीडियो भेजेंगे और अपने सवाल हम तक पहुँचाएँगे। फिलहाल यहाँ इजाज़त लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।